हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नदीम सर 11 पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा कल का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन का था और इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने परमेय संख्याओं तक मैंने इसको बता डाली है। यानी बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने परमेय संख्या को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया है, पूरी तरीके से परमेय संख्याओं यानी कि रेशनल नंबर का ऑपरेशन कर दिया है। ठीक है, इस हमारे वीडियो सेकेंड यानी पार्ट सेकेंड में हम परमेय संख्याओं के आगे परमेय संख्याओं के आगे पढ़ते हैं। अब परमेय संख्याओं के आगे क्या है, अब देखिएगा, समझिएगा बेटा। परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, इसकी इंग्लिश हमने बता रखी है बेटा पहले ही कि इसकी इंग्लिश जो होती है वो रेशनल नंबर होती है। ठीक है, अब परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्याओं के भी दो रूप होते हैं, यानी परमेय संख्याएं भी दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली परमेय संख्या का रूप क्या है? यानी कि एक संख्या आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं और दूसरी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा? इसकी इंग्लिश फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं और इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंटीजर्स नंबर होते हैं, है ना बेटा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सॉरी बेटा, सबसे पहले हम पूर्णांक को समझते हैं। अब देखो बेटा, जो पूर्णांक होते हैं ना, ये पूर्णांक आपके दो टाइप्स के होते हैं। पूर्णांक के भी आप दो टाइप्स बना दीजिए। पूर्णांक कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। एक आपका क्या होता है? धन पूर्णांक होता है और दूसरा आपका क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? एक धन पूर्णांक होता है और दूसरा आपका क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा? शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं निगेटिव इंटीजर्स। बेटा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको थोड़ा सा हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? निगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, धन पूर्णांक क्या होते हैं? समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं? समझो बेटा कायदे से कि वे सभी संख्याएं जो काउंटिंग में यूज की जाती हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं, गिनती में यूज किए जाते हैं, वे सभी नंबर्स आपके धन पूर्णांक कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक की होती हैं। वे सभी नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि वे सभी संख्याएं, जैसे कि बेटा मान लो इस क्लास में बच्चों की संख्या कुछ बैठी हुई है। ठीक है, अब इसको हम कैसे गिनेंगे? हम इसको इसी प्रकार से तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, हम इनको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में बैठी हुई जनसंख्या को हम काउंट कर रहे हैं कि इसमें जो जनसंख्या बैठी हुई है, ठीक है, इसको हम गिनती में यूज कर रहे हैं, यानी गिनने में प्रयोग कर रहे हैं। तो जो संख्याएं आपकी गिनने में यूज की जाती हैं, वे संख्याएं आपकी धन पूर्णांक होती हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को ऐसे थोड़े नहीं गिनेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कहीं ऐसे गिनेंगे? ऐसे नहीं गिनेंगे। तो जो संख्याएं गिनती में यूज की जाती हैं, वे संख्याएं आपकी क्या होती हैं बेटा? धन पूर्णांक होती हैं। इसका मतलब धन पूर्णांक की स्टार्टिंग कहां से होगी? धन पूर्णांक की स्टार्टिंग बेटा आपकी कहां से होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जाती है? ये इंफिनिटी तक जाती है, यानी कि ये इंफिनिटी को टेंड करती हैं, यानी इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। आ रही बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए अगली संख्या देखते हैं। ठीक है, अगली संख्या क्या है? ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक बोले तो नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं
इसकी सेम अपोजिट डिफिनीशन है। ऋण पूर्णांक क्या है? इसकी सेम अपोजिट डिफिनीशन कि वे सभी संख्याएं जो गिनने में यूज नहीं की जाती हैं, यानी काउंटिंग में उनका यूज नहीं किया जाता है, वे सभी संख्याएं आपकी नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, यानी वे सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें ऋणात्मक संख्याएं कैसी होंगी, यानी कि हम आपको बता देते हैं कि नेगेटिव नंबर आपके इस प्रकार के होंगे, -1, क्योंकि भाई हम इनको गिनने में नहीं यूज कर सकते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार के नंबर्स आपके क्या हैं? निगेटिव नंबर्स हैं, यानी निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनको हम काउंटिंग में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, तो इनको कैसे गिनेंगे? इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव गिनना है, तो आपको कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5, बोलो, ऐसी तो गिनोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको ऐसे ही तो गिनोगे। क्या हम इन 5 उंगलियों को हम इस प्रकार से गिन सकते हैं? -1, -2, -3, -4, -5। क्या इस प्रकार से हम इसको गिन सकते हैं? इस प्रकार से आपकी संख्याएं काउंट नहीं की जाती हैं, और जो संख्याएं इस प्रकार से काउंट नहीं की जाती हैं, यानी जिन संख्याओं का यूज काउंटिंग में नहीं होता है, वे ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह लो कि वे सभी संख्याएं जिनके आगे माइनस का साइन लगा रहता है, जिनके आगे घटाव का साइन लगा रहता है, जिनके आगे जो है निगेटिव साइन होता है, वे आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये इसको क्या है? इसको भी इसी प्रकार समझ लीजिए कि वे सभी संख्याएं जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगा होता है, जिनके आगे धन का साइन लगा होता है, जिनके आगे जोड़ का निशान लगा होता है, वे सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक होती हैं। वे सभी नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, एक संख्या बेटा यहाँ पे बचती है। एक संख्या कौन सी बचती है? एक संख्या यहाँ पे बेटा 0 बचती है। अब 0 क्या है? 0 क्या है? अब ये 0 संख्या आपकी पॉजिटिव होगी या 0 आपकी निगेटिव होगी, है ना? समझ लीजिए, क्या 0 आपकी पॉजिटिव है, क्या 0 आपकी निगेटिव है? बोलो बेटा, जवाब दो, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये निगेटिव है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे बेटा 0 एक ऐसी संख्या है, ना ही ये पॉजिटिव होती है और ना ही ये निगेटिव होती है। बात समझ में आई? ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये निगेटिव होता है। क्यों पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता? अरे बेटा, 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यानी किसी भी चीज को हम 0 कब कहेंगे? जब वो उसके पास कुछ है ही नहीं है, तभी तो उसको हम 0 बोलेंगे। यानी 0 का मतलब कुछ भी नहीं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको पॉजिटिव और निगेटिव साइन देने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो 0 ना ही ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये निगेटिव नंबर होता है, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता है। जब कुछ है ही नहीं है तो पॉजिटिव निगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात अगर बेटा समझ में आ रही हो तो यस सर बोल दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर धन पूर्णांक कैसे होंगे? ये सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक होंगी। ऋण पूर्णांक कैसे होंगे? ये सभी संख्याएं आपकी ऋण पूर्णांक होंगी। ठीक है, बट अगर इन सभी संख्याओं को इंक्लूड कर लिया जाए, यानी इन सभी संख्याओं को एक ही में मिला दिया जाए, तो ये सारी की सारी संख्या क्या होंगी? ये सारी की सारी संख्याएं बेटा पूर्णांक संख्याएं होंगी। बात समझ में आ रही है? यानी 0 प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर मिल करके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या है? पूर्णांक है। 0 को छोड़ देंगे, इधर की संख्या देखेंगे तो धन पूर्णांक है। 0 को छोड़ देंगे, इधर की संख्या देखेंगे तो ये ऋण पूर्णांक है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब इसको जो है बेटा रेस कर देते हैं। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए,
देखिएगा, समझिएगा। अब देखो बेटा, अब धन पूर्णांक के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे कि हम बता दें आपको, आप इसको जो है इस टाइप में नोट करिएगा, ठीक है, कि ये धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक के अंतर्गत सबसे पहली संख्या आपकी हम लिखते हैं बेटा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है, नेचुरल नंबर्स, है ना बेटा। इसकी इंग्लिश क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, आपको बता दे, अभी हमने बताया कि धन पूर्णांक जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यानी कि जो धन पूर्णांक है वही आपकी प्राकृतिक संख्या है। जो डिफिनीशन धन पूर्णांक की है वही डिफिनीशन प्राकृतिक संख्या की है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को भी क्या, प्राकृतिक संख्याओं को भी काउंटिंग में यूज किया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याएं भी आपकी काउंटिंग में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो काउंटिंग में यूज की जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, यानी प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी, क्योंकि धन पूर्णांक की स्टार्टिंग 1 से हुई है। तो प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्या दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई भाई। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं को काउंटिंग में यूज किया जाता है, गिनने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह जो संख्या गिनने में यूज की जाती हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, होल नंबर होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, होल नंबर होती है। अब देखिए होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में आप क्या करोगे, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है यही नेचुरल नंबर में आप 0 को इंक्लूड कर दोगे तो ये आपका नंबर कैसा हो जाएगा, यानी ये आपके नंबर्स कैसे हो जाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी ये संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करने पर ये पूर्ण संख्या का निर्माण करती हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, अगला टॉपिक क्या है बेटा, भाज्य संख्याएं। अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं। इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है, इसकी इंग्लिश कंपोजिट नंबर होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा, इसकी इंग्लिश जो है कंपोजिट नंबर होती है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब समझिएगा। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे सभी नंबर होते हैं जिनके फैक्टराइजेशन मोर देन 2 होते हैं, यानी कि जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, वे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। यानी वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं वे सभी संख्याएं जो है, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे 2 ले लिए, क्या 2 ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 के सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं, इस साइड में देख लेते हैं, 2 के फैक्टर्स देखते हैं बेटा। 2 के फैक्टर्स कितने होंगे, या 2 का फैक्टर्स एक होगा और एक खुद 2 होगा। तो 2 के फैक्टर्स केवल 2 ही है, एक ये है और एक ये। 2 के फैक्टर्स केवल 2 ही है, इसलिए 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यानी ये संख्या आपकी, यह संख्या 2 आपकी जो है भाज्य संख्या नहीं होगी। हमने क्या बताया, हमने कहा कि कंपोजिट नंबर्स आपके वे नंबर होंगे जिनके फैक्टर्स जो है 2 से ज्यादा हो, है ना, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो वे आपके
कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। संख्या 3 लेते हैं, संख्या 3 क्या आपकी कंपोजिट नंबर्स के रूप में होगी? तो आप देखते हो संख्या 3 को भी हम अगर चेक करें तो इसका एक फैक्टर्स 1 होगा और इसका एक फैक्टर्स क्या होगा? खुद 3 होगा, है ना। तो यहाँ भी इसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए यहाँ पे संख्या ये जो है आपकी 3 भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ना ही संख्या 2 आपकी भाज्य संख्या है और ना ही संख्या 3 आपकी भाज्य संख्या है। अच्छा, बात करते हैं संख्या 2 के पहले। संख्या 2 के पहले सर जी क्या 1 है? हम 1 को देखते हैं, क्या 1 है? 1 क्या कंपोजिट नंबर है? 1 क्या भाज्य संख्या है? चेक करते हैं। 1 का फैक्टर 1 होगा और इस 1 का फैक्टर 1 ही होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है भाग करना, डिविजिबल, डिविजिबल हो। बात समझ में आ रही हो? यानी ऐसी संख्याएं जो जिस संख्या से डिवाइड होती है उसको फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 से डिवाइड होगी और 1 1 खुद से डिवाइड होगी, तो इसके जो है इसके कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, और ये दोनों नंबर क्या है? ये दोनों नंबर सेम है, यानी इसके फैक्टर्स अगर देखें तो इसके फैक्टर्स केवल और केवल 1 ही है, यानी संख्या 1 भी आपकी जो है भाज्य संख्या नहीं होगी। तो बेटा होगी कौन सी संख्या? अब देखिए, चेक करते हैं। संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, संख्या 4 की बात करते हैं। अब संख्या 4 की बात करते हैं तो संख्या 4 में आप क्या देखते हो? संख्या 4 में संख्या 4 का एक फैक्टर 1 है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या 4 का फैक्टर 1 2 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या 4 का एक फैक्टर खुद 4 है, तो यानी कि यह संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे इसका एक फैक्टर ये मिलता है, एक फैक्टर इसका ये मिलता है और एक फैक्टर इसका ये मिलता है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए तो हम कह देंगे कि संख्या 4 क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? तो संख्या 4 जो है आपकी भाज्य संख्या होंगी, यानी ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से ज्यादा नंबर से भाग हो। फैक्टर्स मतलब क्या? 2 से ज्यादा नंबर से भाग हो, वे सभी संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर्स, वे सभी नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? भाज्य संख्या क्या होगी? बात क्लियर बैठ गई ना? ठीक है, अब इसके बाद भाज्य संख्या के बाद देखते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याओं को बेटा, यानी अभाज्य संख्याओं को एक भाषा में और इसको बोलते हैं, यानी एक अभाज्य संख्या का एक नाम और होता है, इसका एक और नाम क्या है? ऋण संख्याएं, यानी ऋण संख्याएं। इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है? इसकी इंग्लिश प्राइम नंबर होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। भाज्य संख्या में मैंने क्या बताया? भाज्य संख्याओं में हमने क्या बताया कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए, तो वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। इसी का एक रूप अभाज्य है। इसमें आप देखिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनका फैक्टर्स केवल और केवल 2 होता है, यानी केवल और केवल 2 होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो, तो ऐसी सभी संख्याएं जो है आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमने क्या बताया कि अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। इसको एक भाषा में और समझते हैं, इसको एक दूसरी डिफिनेशन से समझते हैं कि वे सभी संख्याएं या वे सभी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ
एक से भाग होती हैं या अपने आप से भाग होती हैं, ऐसी संख्याएं आभास संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, संख्या 2 ले लेते हैं। तो संख्या 2 को क्या देखते हैं, संख्या 2 को हम देखते हैं यहाँ पे जो संख्या 2 है ना, अगर इसके फैक्टर्स देखें तो संख्या 1, फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कटना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो संख्या 2 को देखते हैं तो संख्या 2 1 से भाग हो जाएगी और संख्या 2 जो है वो खुद 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स कितने हो गए, एक तो 1 हो गया और दूसरा खुद 2 हो गया। तो इसके फैक्टर्स 2 मिल गए, यानी संख्या 2 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही संख्या 3 देखते हैं, संख्या 3 को देखते हैं तो संख्या 3 को अगर देखें तो संख्या 3 1 से भाग होगी और संख्या 3 खुद 3 से भाग होगी। इसके अलावा किसी अदर नंबर से भाग नहीं होगी। ठीक है, अदर नंबर से भाग ना होने की वजह से ये संख्या 3 भी क्या है, एक आभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है। अगर संख्या 4 देखें तो संख्या 4 देखते हैं, अगर यहाँ पे हम संख्या 4 लेते हैं तो संख्या 4 जो है 1 से भाग हो जाएगी, संख्या 4 खुद 4 से भाग हो जाएगी और संख्या 4 2 से भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके फैक्टर्स 3 मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर होने की वजह से संख्या 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर यानी संख्या 4 के फैक्टर्स मोर देन 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए संख्या 4 आभाज्य संख्या नहीं है। तो कैसी संख्या होंगी, संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 4 नहीं होगी, संख्या 5 होगी, 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, संख्या आपकी 11 हो जाएगी, 12 नहीं होगी, 13 हो जाएगी, 14 15 16 नहीं होंगी, 17 हो जाएगी, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार की संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है, अभाज्य संख्या क्या होती है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, संख्या अभाज्य क्या होगी, इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य होंगी। बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं, इसके बाद इसको रेज कर देते हैं बेटा, इसको रेज करके बताते हैं। आभाज्य संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है आपकी, आभाज्य संख्या के बाद आपकी संख्या बचती है, आभाज्य संख्या के बाद पूर्णांक संख्या के अंतर्गत संख्या आपकी आती है सम संख्या। सम संख्या है ना, सम संख्या, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या समझाने से पहले बेटा आभाज्य संख्या हम बता रहे थे, उसमें एक टॉपिक आपका छूट रहा है, यानी कि हमने भाज्य संख्या बताई, हमने आभाज्य संख्या बताई और इन दोनों के अंतर्गत एक टॉपिक छूट रहा है, संख्या 1 की बात करते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा बताइए संख्या जो 1 है ये भाज्य है या अभाज्य है, तो कुछ बच्चे इसको भाज्य बताते हैं और कुछ बच्चे इसको अभाज्य बताते हैं। तो देखते हैं संख्या 1 कैसी संख्या है, ये भाज्य की कैटेगरी में आएगी या अभाज्य की कैटेगरी में आएगी। तो संख्या 1 को लेते हैं, अगर भाज्य की कैटेगरी में इसको हम लेकर जाना चाहें तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं संख्या 1 से भाग हो जाएगी और संख्या 1 खुद 1 से भाग होगी, यानी अपने आप से भाग होगी। तो इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, यहाँ पे एक ये है और एक ये है और ये दोनों नंबर सेम है और दोनों नंबर सेम होने की वजह से ये संख्या आपकी क्या है, ये इस संख्या के फैक्टर्स क्या है, केवल और केवल एक ही है। तो केवल और केवल एक फैक्टर्स मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, भाज्य क्या कहता है, भाज्य कहता है भैया हमको तो 3 फैक्टर्स चाहिए। अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य कहता है कि भैया हमको तो केवल और केवल 2 फैक्टर चाहिए, केवल और केवल 2 फैक्टर चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या 1 के केवल
एक फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ रही हो तो बेटा बोल दीजिए यस सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। इसके बाद बात करते हैं सम संख्या की, यानी इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इसको बस एक छोटी सी डिफिनीशन में इसको बेटा समझ लेते हैं कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, भाग हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं जो है, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी डिफिनीशन समझिए। दूसरी डिफिनेशन क्या है, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल इनका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इनका शेषफल 0 मिलता है तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो सम संख्याएं कैसी होती हैं, देखिएगा। सम संख्याओं को लिखते हैं, यहाँ पे सम संख्या क्या होंगी, जैसे आपकी 2 हो गई, 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। 2 हो गई, 4 हो गई, 4 को 2 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। 6 हो गई, 6 को 2 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। 8 हो गई, 8 को 2 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आएगा। डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रही है? आप चेक करके देख सकते हो, आप इधर चेक करके देख सकते हो। 2 से 2 को भाग दीजिए, 2 1 जा 2 होता है, घटाएंगे शेषफल 0 बचेगा। 4 को भाग दीजिए, 2 को 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, घटाएंगे 0 आएगा। आप 6 को 2 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद देखते हैं शेषफल 0 आएगा। 8 को आप भाग दीजिए 2 से, 2 4 जा 8, घटाने पर शेषफल 0 आता है। यानी कि ये सभी की सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं, ये सभी नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ रही हो? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आपकी थोड़ी सी मेहनत मेरे मनोबल को और ज्यादा उत्तेजित करेगी, मेरा मनोबल बढ़ाएगी, और जब मेरा मनोबल बढ़ाएगा मेरे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मेरे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना तो हम बेटा और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हम आपको देखिए यहाँ पे पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, और इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने नंबर्स को उठाया है, और नंबर्स में आपका कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है, यानी कि हमने इसकी पूरी जड़ को ओपन करके रख दिया है, यानी कि कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। यदि आपके अकॉर्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बनता होगा तो बेटा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमसे बताइएगा। ठीक है, अगर हमारे क्या नाम है, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बनता है तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पूर्णांक के बाद आती है विषम, पूर्णांक के अंतर्गत ही आती है विषम संख्याएं, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश बेटा ऑड नंबर होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश ऑड नंबर होती है। अब देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं, इसकी सेम अपोजिट डिफिनीशन, किसकी सम संख्या की सेम अपोजिट डिफिनीशन। देखिएगा बेटा क्या है सम संख्या, मैंने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सेम अपोजिट डिफिनीशन, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? इसको दूसरी भाषा में समझते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने के बाद शेषफल
कुछ ना कुछ बच जाता है, यानी शेषफल 0 नहीं होता है, तो ऐसी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बेटा बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से ठीक है आपकी विषम संख्याएं डिफाइन की जाती हैं। जैसे एग्जांपल देके आपको बताते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे संख्याओं को यहाँ पे लिखते हैं। संख्या 1 है, संख्या 1 क्या है? एक विषम संख्या है। संख्या 3 क्या है? एक विषम संख्या है। संख्या 5 है, संख्या 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी ये भी संख्या आपकी इन्फिनिटी को टेंड करती हैं। आप इनमें से किसी भी संख्या को आप भाग दीजिएगा तो शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी शेषफल आपका 0 नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छे से बेटा टॉपिक ये सारे समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, अगर अच्छे से बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस चीज को बेटा क्या करते हैं, आपको हम बता दें, यहाँ पर बेटा जो है आपका नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में जितने नंबर्स थे वे सारे के सारे हमने बता दिए हैं। ठीक है, इन नंबर्स में आपका कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक संख्या बचती है, भिन्न संख्या बचती है। ठीक है, अब भिन्न संख्या को समझ लेते हैं, है ना? भिन्न संख्या को समझ लेते हैं, और यहाँ पे आपके फिर भिन्न संख्या पढ़ाने के बाद आपका नंबर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो बोले तो पार्ट 3 में हम लेकर आएंगे फिर से एक बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकर आएंगे। ठीक है, और वो तुम्हारा जो है क्लास 10th का, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। पहला चैप्टर रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फिर वास्तविक संख्याएं यानी चैप्टर के अंतर्गत जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, सबसे पहले उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। हर एक एक्सरसाइज के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर उसके एग्जांपल्स को बताएंगे, फिर उसके जो है क्या नाम है उनकी एक्सरसाइज पे अध्ययन करेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है भिन्न संख्याओं की। भिन्न संख्याएं क्या हैं, है ना? तो यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, एक बात यहाँ पे बता देते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए परिमेय संख्याएं, और इधर लिख दीजिए भिन्न संख्याएं, है ना? इंग्लिश बेटा बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंग्लिश डाल रखी है इन दोनों की। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमने बताया कि बेटा परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न क्या होती है? भिन्न तो परिमेय के ही अंतर्गत आती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी संख्याएं आपकी P/Q के रूप में होती हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी भिन्न संख्याएं होती हैं। तो यहां पे जब दोनों ये सेम है तो इसका मतलब क्या है, इनके नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं? क्या मतलब है इसका अलग अलग नाम देने का, है ना? पॉइंट की बात है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? यहाँ पे अगर ये P/Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे P/Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों सेम हो गए ना। बट यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं और ये अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा बेटा। यहाँ पे यानी परिमेय संख्या में अगर हम ऊपर की संख्या की बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्या बेटा अंश होती है, और इसका अंश हमेशा क्या होगा बेटा? इसका अंश हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा। और अगर नीचे की संख्या की बात करें तो नीचे की संख्या बेटा हर होती है, और हर भी क्या होगा? हमेशा पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रही है? यानी इस परिमेय संख्या में
पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। लेकिन यहाँ पूर्णांक हमने बता रखा है, पीछे हमने बता दिया है। जो बच्चे जो है वीडियो ना देखे हो, जा करके पूर्णांक का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, यानी पूर्णांक का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। पूर्णांक में जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हर में पूर्णांक को लिख दिया है मैंने, तो पूर्णांक में यहाँ पहले ही हमने मेंशन कर दिया है कि हर जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो के अलावा आप निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर डालिए हर में, लेकिन जो है यहाँ पे आपका हर जीरो नहीं होगा। यानी कि पी अपान क्यू में जो नंबर होते हैं वे पूर्णांक होते हैं, और यहाँ पे बेटा ऊपर यानी कि अंश में और नीचे यानी कि हर में क्या होते हैं, पूर्णांक नहीं बल्कि बेटा पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक नहीं बल्कि क्या होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं बेटा आपकी धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो नंबर डालेंगे बेटा वे हम पॉजिटिव नंबर डालेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे यानी भिन्न की संख्या में हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं, और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे यानी भिन्न संख्या क्या है, यानी कि यहाँ पे हम बेटा पॉजिटिव नंबर डालते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी अंश और हर दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर डालते हैं। यानी अंश और हर आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। यानी कि परमेय संख्याएं आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं, जबकि भिन्न संख्याएं आपकी केवल और केवल पॉजिटिव ही होंगी। आ रही बात समझ में, बात समझ में आई कि परमेय संख्या और भिन्न संख्या में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। बोलो बच्चा, अगर अंतर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करिएगा, ठीक है। अब मेरा वीडियो शेयर करने से आपका कोई खर्च नहीं होगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत मेरे मनोबल को बढ़ाएगी, मेरे मोटिवेशन को आगे प्रोग्रेस करेगी, और जब मेरा मोटिवेशन आगे होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके द्वारा हमको जो है मनोबल किया जाएगा, यानी कि हम मनोबल होंगे तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। हम बेटा कुछ भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक मैथ के अंतर्गत आपका छूटने ना पाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा भिन्न। अब भिन्न को जो है एक शब्द में समझ लेते हैं, भिन्न की भाषा समझ लेते हैं, भिन्न की लैंग्वेज समझ लेते हैं, भिन्न का मतलब समझ लेते हैं कि भिन्न संख्या क्या है, यानी फ्रैक्शन नंबर क्या है, ठीक है। इसको और एक भाषा में समझ लेते हैं फ्रैक्शन नंबर को। यानी भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न बताता क्या है, भिन्न क्या बताता है, भिन्न यहाँ पे बेटा ये बताता है कि जैसे कोई चीज है तो किसी भी चीज के कुछ भाग को बताती है। भिन्न क्या बताता है, किसी भी वस्तु की किसी भी चीज के कुछ भाग को बताती है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग भिन्न कहते हैं। जो भी आपकी संपूर्ण चीज रखी हुई है उसको अगर पार्टीशन में बांट दिया जाए, ठीक है, तो वो जो बटा हुआ भाग होता है वो भिन्न के अकॉर्डिंग होता है, यानी उसके भाग को बताती है, उसके भाग को प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं कि आपके सामने ये कोई भैया मान लेते हैं, इस लड़के का नाम निर्मल है, इस लड़के का नाम क्या है, निर्मल है। और यहाँ पे हम आपको बता दें बेटा ये लड़का है ना, ये जो लड़का है इसको जो है इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसकी एक कमर है, ठीक है, इसकी यहाँ पे कमर है। अब ये लड़के कितने हैं, ये एक ही तो लड़का है। और ये एक लड़का जो है ना, अगर हम इस एक लड़के को हम आपसे कह दें कि भैया इसके दो पार्ट बना दीजिए,
इसको दो भागों में बांट दीजिए, या इसको हम कहते हैं कमर से इसको काट के जुदा कर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लड़के कितने हैं, एक है, यानी चीज कितनी है, एक है, और इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया, यानी नीचे का धड़ अलग हो जाएगा और ऊपर का अलग हो जाएगा, यानी एक चीज को दो भागों में बांट दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 क्या है, यही 1/2 बेटा भिन्न है। तो क्या मतलब निकला, क्या हमने बताया, हमने बताया कि भिन्न जो है एक ऐसा नंबर है जो किसी चीज के कुछ भाग को बताती है। बात समझ में आ रही है, किसी चीज के कुछ भाग को बताती है। ठीक है, तो ये आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं। क्लियर है, इस तरीके से भिन्न आपका जो है क्या होता है, एंड होता है। अब बेटा पढ़ लेते हैं भिन्न के प्रकार। हाँ, भिन्न के प्रकार पढ़े हो बेटा, भिन्न के प्रकार जानते हो, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर जानते हो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर यानी फ्रैक्शन नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, पता है, नहीं पता है, चलिए बेटा देखिए हम बताते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स बेटा टोटल 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला टाइप्स इसका हम बताते हैं आपको। सबसे पहला टाइप्स क्या है, संक्षिप्त भिन्न। सबसे पहला टाइप कौन सा है बेटा, इसका संक्षिप्त भिन्न है। बात समझ में आ रही है, सबसे पहला टाइप कौन सा है, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या बताता है, बात को समझिएगा। जैसे हमने बताया भैया P/Q होता है, संक्षिप्त भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी कि संक्षिप्त भिन्न में आपको बता दे कि बेटा यहाँ पे इसका अंश और यहाँ पे हर, ये दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी जिनका अंश और हर दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी अंश और हर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। बात समझ में आई, जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम 5/7 ले लिए, तो 5 क्या है, अंश है, अंश पे लिखी, ऊपर लिखी तो अंश है, 7 क्या है, नीचे लिखी है तो हर है। और 5 संख्या कैसी है बेटा, अभाज्य है। 5 संख्या कैसी है, अभाज्य है। और 7 संख्या कैसी है, ये भी अभाज्य है। तो ये कैसी संख्या हो गई, संक्षिप्त भिन्न हो गई। ठीक है, 5/7 आपका क्या है, एक संक्षिप्त भिन्न है, यानी कि जिनका अंश और हर दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं को संक्षिप्त भिन्न की कैटेगरी में डाला जाता है। क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है। अगली संख्या अगला भिन्न आता है। अगला भिन्न कौन सा है, अगला भिन्न आपका होता है बेटा उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न में क्या, जैसे हम बता दे भैया उचित भिन्न में कि भिन्न जो आपका होता है P/Q के फॉर्म में होता है, और जहां पे Q=0 होता है। उचित भिन्न में क्या होता है बेटा, उचित भिन्न की कंडीशन क्या होती है, उचित भिन्न की कंडीशन ये होती है कि बेटा जिनका हर यानी कि यहाँ पे क्या है, ऊपर अंश है और नीचे क्या है, हर है, नीचे क्या है, हर है। तो जिनका हर क्या होना चाहिए, जिनका हर ग्रेट होना चाहिए, किससे बेटा, अंश से, यानी कि जिनका हर अंश से बड़ा होता है। ठीक है, जिनका हर अंश से बड़ा होता है, तो ऐसी संख्याएं जो है उचित भिन्न की कैटेगरी में आती हैं। यानी कि अंश क्या होना चाहिए, अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे भिन्न उचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, हमने क्या बताया,
हर बड़ा हो अंश छोटा हो, 1/2 ले लो, तो 2 यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है, यहाँ पे 3/5 ले लो, यहाँ पे 7/9 ले लो, यहाँ पे 12/15 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 12/15 नहीं बल्कि 16 ले लो या 17 ले लो, ठीक है। तो आप इन सभी संख्याओं में देखते हो कि अंश से हर बड़ा है, इन सभी संख्या में आप देखते हो अंश से जो है हर क्या है, बड़ा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी संख्या किस में डाली जाएंगी, उचित भिन्न में डाली जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ये सभी संख्या किस में डाली जाएंगी, उचित भिन्न में डाली जाएंगी। अगला देखिए, अगला भिन्न कौन सा आपका है, अगला भिन्न है बेटा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अब अनुचित भिन्न कैसे होते हैं, अनुचित भिन्न कैसे होते हैं, भिन्न तो बेटा आपके P/Q के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे आपका ऊपर अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है, यहाँ पे हर अंश से बड़ा होता है, उचित में हर अंश से बड़ा होता है, और अनुचित में अंश जो है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। तो ऐसे भिन्न जो है क्या कहलाएंगे, ऐसे भिन्न क्या कहलाएंगे, ऐसे भिन्न बेटा, ऐसे भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्हीं को आप पलट दीजिए, यानी हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए। तो यहाँ पे हम 2/1 लिख देते हैं, 5/3 लिख देते हैं, 9/7 लिख देते हैं, 17/12 लिख देते हैं। तो आप देखते हो अब यहाँ पे अंश बड़ा हो गया है और हर छोटा हो गया है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो है अनुचित भिन्न के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगली संख्या यानी चौथा भिन्न। चौथा भिन्न कौन सा होता है, चौथा भिन्न बेटा आपका होता है मिश्रित। मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में क्या है समझिएगा बेटा, मिश्रित भिन्न कैसे होते हैं। मिश्रित भिन्न ये कहता है कि भैया मिश्रित भिन्न जो है यानी कि ये आपका अंश है, ये आपका हर है, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो मिश्रित भिन्न कहता है कि अंश जो है, अंश क्या होना चाहिए, अंश एक भिन्न होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, हर भी क्या होना चाहिए, एक भिन्न होना चाहिए। अगर अंश और हर दोनों भिन्न होते हैं, अगर अंश और हर दोनों भिन्न होते हैं तो ऐसी संख्याएं मिश्रित भिन्न की कैटेगरी में डाली जाती हैं। बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, अगर ना आई हो तो बेटा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। समझिएगा यहाँ पे कि अंश बटा हर, अंश क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। बेटा देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मिश्रित भिन्न में हम एक एग्जाम्पल इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2/3 है, ठीक है, 2/3 और 5/6, ठीक है। यानी कि जिस इसका अंश क्या है, अंश एक भिन्न है और हर भी क्या है, हर भी एक भिन्न है। यानी जिसका अंश भिन्न हो और जिसका हर भिन्न हो, ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये पहला एग्जांपल हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 8/9, 15/17। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 8/9 क्या है, अंश है, यानी कि ये P है, और 15/17 क्या है, हर है, यानी कि ये Q है। यानी P क्या है, P आपका अंश है, Q आपका हर है। तो P आपका एक भिन्न के फॉर्म में है और Q भी आपका एक भिन्न के फॉर्म में है। तो ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला भिन्न। अगला भिन्न क्या होता है, अगला भिन्न क्या है, इसका अगला भिन्न देखते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होते हैं। अब देखिए बेटा, मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि भिन्न P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। भिन्न मिश्रित भिन्न कैसे होंगे, मिश्रित भिन्न बेटा ये पूर्णांक
प्लस भिन्न से मिलकर बने होते हैं। यानी मिश्रित भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों इंक्लूड होता है, पूर्णांक और भिन्न दोनों इंक्लूड होता है, ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे बता दे बेटा आपको कि 2/1/3 है ना, 2/1/3। अब यहाँ पे देखते हैं 2/1/3 क्या है। अगर बात करते हैं बेटा 2 की, तो 2 आपका एक पूर्णांक है, 2 आपका क्या है, एक पूर्णांक है। और बात करते हैं 1/3 की, तो 1/3 क्या है, आपका एक भिन्न है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 पूर्णांक हो गया और 1/3 जो है भिन्न हो गया। यानी पूर्णांक और भिन्न दोनों इंक्लूड हैं, दोनों इंक्लूड होने की वजह से ये भिन्न आपका मिश्र भिन्न होता है। यानी ये इस प्रकार के भिन्न आपके मिश्र भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फर्स्ट है। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए, 7/5/6, 7/5/6। अब यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं तो 7 क्या है, 7 बेटा आपका एक पूर्णांक है। और 5/6 को देखिए तो 5/6 क्या है, ये आपका एक भिन्न है। तो यानी कि ये पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भिन्न आपका मिश्र भिन्न है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला भिन्न कौन सा आपका है। अगला भिन्न बेटा आपका है, अगला भिन्न कौन सा है, ये कौन सा भैया टाइप था, ये वहां पे आपका जो है शायद टाइप आपका था जो है, यानी कि वहां पे हमने आपको बता दिया है। पहला भिन्न आपको बताया है संक्षिप्त भिन्न, फिर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उसके बाद में मिश्रित भिन्न, उसके बाद में मिश्र भिन्न। यानी ये आपका जो है 5वां टाइप्स है ना बेटा, ये आपका जो है 5वां टाइप्स है। अब छठा टाइप्स इसका देखते हैं। छठा भिन्न कौन सा है बेटा, छठा भिन्न आपका व्युत्क्रम भिन्न है। छठा भिन्न कौन सा है आपका बेटा, व्युत्क्रम भिन्न है। अब व्युत्क्रम भिन्न कैसे होते हैं, व्युत्क्रम भिन्न आपका भिन्न कैसे होता है बेटा, आपका भिन्न जो है P/Q के फॉर्म में होता है ना, आपका भिन्न P/Q के फॉर्म में होता है। तो ऐसे भिन्न जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, अब समझिएगा बेटा इसको, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि ऐसा भिन्न जिनका अंश हर बन जाए और जिनका हर जो है अंश बन जाए, तो इस प्रकार के भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका दर्जा आपस में पलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। यानी कि जो यहाँ पे P है वो नीचे आ जाएगा और जो यहाँ पे Q है वो ऊपर चला जाएगा। यानी हर को अंश में लिख दे और अंश को हर में लिख दे, यानी भिन्न को पूरी तरीके से पलट दे। तो इस प्रकार से प्राप्त भिन्न जो है क्या होंगे, इस प्रकार से प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त भिन्न जो है व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे बता देते हैं बेटा कि आपका जैसे मान लेते हैं 3/2 एक भिन्न दिया हुआ है ना, 3/2 एक भिन्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका जो है व्युत्क्रम भिन्न बनाना है तो इसको क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज दैट 2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए, 3 ऊपर है, इसको नीचे ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पे अंश का हर बना दिया गया है और हर का अंश बना दिया गया है। यानी कि ऐसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? व्युत्क्रम भिन्न समझ में आया? व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, यानी उनके दर्जा को पलट दिया जाता है ना। यानी कि जो भिन्न आपका दिया होता है उनके दर्जा को पलट दिया जाता है। इसके बाद अगला भिन्न देखिए बेटा क्या होता है। अगला भिन्न आपका है दशमलव भिन्न। अगला भिन्न आपका है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है,
दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न की कंडीशन बेटा बस केवल इतनी होती है कि ऐसा भिन्न जिसमें हर जो है या तो 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो या फिर 10,000 हो या फिर जो है 1,00,000 हो या फिर 1,00,000 हो, कहीं ढाई सैकड़ा ज्यादा चल 1,00,000 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के भिन्न यानी एक ऐसा भिन्न जिनका हर या तो 10 हो या तो 100 हो या तो 1,000 हो या तो 10,000 हो या तो 1,00,000 हो या तो 10,00,000 हो, इस प्रकार से बने हुए भिन्न को जो है इस प्रकार से बने हुए भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के बने हुए भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या मतलब है? कहने के मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि अंश आपका कुछ भी हो, अंश कोई भी संख्या आपकी हो, अंश कोई भी संख्या हो, लेकिन हर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 के बाद 0 होना चाहिए। 1 0 हो या 2 0 हो या 3 0 हो या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी 0 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से प्राप्त भिन्न जो है दशमलव भिन्न कहलाता है। आ रही बात समझ में? यानी हर में 1 के बाद 0 होना चाहिए। 10 हो, 100 हो, 1,000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, 10,00,000 हो। ठीक है, यानी 1 के बाद 0 होना चाहिए। ठीक है, 1 0 2 0 10 0 50 0 कितने भी 0 हो। ठीक है, लेकिन 1 के बाद 0 होना चाहिए। तो हर जिसका इस प्रकार से होता है ऐसे भिन्न को जो है दशमलव भिन्न कहते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, यानी अगले भिन्न को देखते हैं। अगला भिन्न यानी कि मेरा लास्ट भिन्न है बेटा, लास्ट भिन्न है मेरा बेटा सतत भिन्न। क्या बचा? सतत भिन्न। और ये लास्ट भिन्न आपका ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये आखिरी टॉपिक है। और इस आखिरी टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका भिन्न पूरी तरीके से बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सतत भिन्न क्या होते हैं, यानी कि ऐसा भिन्न यानी ऐसे भिन्न जिनको अब बेटा इसको देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देकर के हम बता देते हैं कि ये ऐसा भिन्न होता है जो इस फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 प्लस 4/1 प्लस 5, ठीक है, बटा 6। यानी इस प्रकार से जो भिन्न आपके चलते हैं, इस प्रकार से जो आपके भिन्न चलते हैं, ऐसे भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं इस प्रकार के भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई ना? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गए ना? अब देखो बेटा, हमने भिन्न को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, भिन्न आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी बेसिक चीजें थी वे सारी की सारी चीजें बेटा हमने बता डाली हैं। इसमें कोई भी चीज आपकी बची नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है ना? हम इस प्रकार से अपना बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर्स का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी आपका नंबर्स का पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके बाद हम थर्ड वीडियो लेकर आएंगे और थर्ड वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि थर्ड वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे। बहुत बेसिक चीजें लेकर आएंगे, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, बताए ना हमने क्या बताया कि हर एक चीज को जड़ से पढ़ेंगे, हर एक चीज को जड़ से पढ़ेंगे, हर एक चीज को ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। जो भी शब्द आएंगे हर एक शब्द की मीनिंग समझते हुए चलेंगे। जब तक हर एक शब्द की मीनिंग समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग मैथ नहीं सीख सकते हैं, है ना? तो हर एक शब्द का मतलब समझते हुए चलेंगे, एक एक शब्द बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है, इसके बाद जो है आपका जो अगला वीडियो रहेगा, अगला वीडियो बेटा आपको देखो हम बता देते हैं। ठीक है, आपको हम बता देते हैं अगला वीडियो किस चीज पे रहेगा। अगला वीडियो आपका बेटा
कुछ शब्द हैं, कुछ गिने चुने हुए शब्द हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमको पता तो होता है लेकिन उसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होती है, ठीक है। उन सभी शब्दों के बाद उन सभी शब्दों को हम बता देते हैं। सबसे पहला जैसे हम पहला शब्द लेते हैं, पहला शब्द आपका भाग, भाग, भाजक, भाग भाजक, विभाज्य, विभाजिता, विभाजता, विभाजन, है ना। भाग है, भाजक है, विभाज है, विभाजता है, विभाजन है। ये सब लगभग सेम हमको दिखते हैं, ये लगभग सेम हमको दिखते हैं, लेकिन इन सब का बेटा कुछ ना कुछ मतलब होता है। इन सभी शब्दों की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, यानी ये सब अपने आप में अलग है। इन सभी में थोड़ा बहुत अंतर है, इन सभी शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं इस टॉपिक को समझते हैं कि मतलब ये टॉपिक क्या है, ठीक है। इन सभी शब्दों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा, ठीक है। बात अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ऊपर इसको जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ऊपर शेयर करके हमारा मोटिवेशन, हमारा मनोबल आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है। आते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।